हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अपने नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मेरे पास और भी नोट्स हैं, मैं जिससे इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ उससे रिलेटेड, तो वो अलग है। और ये नोट्स मेरे सेल्फ मेड है। ये मैंने खुद के रिवीजन के लिए इस टाइप के नोट्स बना कर रखे हुए हैं, तो ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और ये पॉलिटी के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो पार्ट नंबर 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो इसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। और ये नोट्स बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में है, तो आई होप आप लोग के लिए ईजी रहेगा समझने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। तो ये क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं, ये यूनियन होगा स्टेट्स का। यहाँ पे यूनियन ही ऑफ स्टेट्स क्यों दिए गए? और भी कोई वर्ड हो सकता था यूनियन की जगह, लाइक फेडरेशन और समथिंग एल्स। तो यूनियन मीन्स यहाँ पे ऐसा है ना कि एक एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि नो स्टेट हैज़ द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट, मतलब किसी भी स्टेट्स को ये राइट नहीं मिली हुई है कि वो इंडिया से सेपरेट हो जाए। सपोज़ इफ़ महाराष्ट्र मतलब बहुत ज़्यादा ही रिच हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, रेवेन्यू अच्छी हो जाए, और वो चाहे कि मैं इंडिया से अलग हो जाऊँ, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे किसी भी स्टेट्स के पास ये राइट्स ही नहीं है। एंड देन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या है? टेरिटरी में आ जाते हैं हमारे स्टेट्स, यूटीज़ एंड अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 2। तो ये क्या कहता है? एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब कोई नई स्टेट को हम लोग एडमिट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, जो पहले से इंडिया की टेरिटरी या फिर इंडिया के पास नहीं है। एंड देन फिर आर्टिकल 3, न्यू स्टेट सेपरेशन और यूनाइट। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब सेम ही है, बट यहाँ पे है नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ यहाँ पे न्यू स्टेट्स का हम, जैसे कि सपोज़ कोई स्टेट्स है तो उसका सेपरेशन भी कर सकते हैं। एक स्टेट है तो उससे 2 स्टेट्स भी बना सकते हैं, यूटीज़ हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं जो इंडिया की टेरिटरी में आती है, इंडिया की पार्ट है, उसके बारे में। जैसे आंध्र एंड तेलंगाना का हुआ, तो ये एग्जांपल्स है। यहाँ पे पहले से हमारी जो नहीं है इंडिया के पार्ट, उसके बाद उसको हम एडमिट या एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पहले से हमारी है उसके बारे में बात की गई है। तो हाँ, ये करने के पावर किसके पास है? मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और टू अल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी स्टेट। ये पावर ओनली पार्लियामेंट के पास है, किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री को इंक्रीज़ करने का, या फिर किसी स्टेट्स के नेम्स वगैरह से रिलेटेड। एंड हाँ, इसके प्रोसीड्यूर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता है तो उसके प्रोसीड्यूर क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बिल पास होती है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। एंड हाँ, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए या फिर बातचीत हो जानी चाहिए। इफ़ इट्स अफेक्ट्स द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, फर्स्ट रेफर टू स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो किसी स्टेट या किसी स्टेट की बाउंड्री या नेम से रिलेटेड है, तो वो देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र की जाएगी। और हाँ, किसी यूटीज़ की होगी तो स्टेट लेजिस्लेचर में रेफ़र नहीं की जाएगी, वो ओनली पार्लियामेंट ही कर लेगी। एंड फिर एक्सप्रेस व्यूज़ विद इन द टाइम लिमिट, और जो भी टाइम लिमिट मिले रहेंगे उसमें व्यूज़ एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। एंड देन ये पास होती है सिंपल मेजोरिटी से। नेक्स्ट है हमारे आर्टिकल नंबर 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3
are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले तो आर्टिकल 368 ये संविधान में जो भी संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे है कि आर्टिकल 2 और 3 में हमने जो भी पढ़ा एक्ट में, तो उसको लेकर आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 4 यही कह रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 से 11 आते हैं और ये पार्ट 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेटेड है सिटीजनशिप्स के लिए। तो सबसे पहले सिटीज़न, व्हाट इज़ सिटीज़न? सिटीज़न क्या होते हैं? अ पर्सन हु एंजॉयज़ फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोग मतलब सब कुछ एंजॉय करते हैं, फुल मेंबरशिप रहती है हमारे पास, तो हम लोग वहाँ के सिटीज़न हो गए। और हाँ, इंडिया में ओनली सिंगल सिटीज़नशिप है, नो डुअल सिटीज़नशिप और एक्विजिशन ऑफ सिटीज़नशिप। तो वो बाय बर्थ मिलती है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई होप आप लोग ये समझ पाओगे क्योंकि ये सब बहुत इजी है, बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं इसको इन डिटेल्स उतना डिस्कस नहीं करूँगी। मैंने बस नोट्स में अपने लिखे हुए हैं वन शॉट देख लेने के लिए। एंड फिर प्रेसिडेंट, तो अ सिटीज़न बाय बर्थ, प्रेसिडेंट जैसे कौन बन सकते हैं, और नेचुरलाइज सिटीजन्स। और हाँ, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारी सिटीजनशिप छिन जाती है, तो लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप क्या करने से होती है? तो बाय रियूनिसेशन एंड बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। ये हुआ कि हम लोगों ने खुद कहीं अदर की सिटीजनशिप ले लिए, तो वो हम लोगों ने खुद इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी। जैसे कि बाय टर्मिनेशन, गवर्नमेंट को अगर पता चल गया आप कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए, तो वो आपका बाय गवर्नमेंट हो जाएगा। और डेप्रीवेशन, कुछ ऐसा काम कर दिया आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कुछ भी फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो आपकी ये बाय डेप्रीवेशन आपकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 3, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और पार्ट 3 में हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली 7 बट नाउ 6, एक रिमूव हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में आते हैं, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32। तो ये 6 हो गए। और एक कौन थी? ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर आती थी, बट ये डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। नाउ इट्स लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। यहाँ पे अच्छे से देखना, अंडर आर्टिकल 300 नहीं, 300A है। आर्टिकल्स ऐसे भी चलते हैं, यहाँ पे मैंने बस डायरेक्ट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बट हाँ, आर्टिकल्स को अगर आप इन डिटेल्स में पढ़ोगे तो वो ABC करके ऐसे भी चलते हैं आर्टिकल्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इफ़ मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है या फिर अगर वायलेशन होती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। बट हाँ, लीगल राइट के लिए आपको एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जानी पड़ेगी। तो
अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स पहले बताया आपको, तो उसमें अब मैं आर्टिकल्स बाय आर्टिकल्स डिस्कस करूँगी। तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आते हैं, और आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो इसमें आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑब्वियसली इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो सारे समानता वाले ही होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून के सामने सब बराबर हैं। नो वन इज़ अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो अमीर हो या फिर कुछ भी हो, अमीर गरीब सब कोई इक्वल है। तो हाँ, सारे आर्टिकल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट कंट्री के होते हैं, गवर्नर स्टेट के, तो इनको दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग, ये सब नहीं हो सकती। क्योंकि सपोज़ उन्होंने किसी का क्रिमिनल प्रोसीडिंग मीन्स किसी का मर्डर करा दिया, एंड सिविल प्रोसीडिंग वही चोरी, लूटपाट, करप्शन वगैरह। तो पहले मतलब ये लोग इतने हायर पोस्ट पे हैं, तो इनके अगेंस्ट ये सब नहीं हो सकती। तो पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, फिर उन्हें पोस्ट छोड़नी पड़ती है, देन उसके बाद कार्रवाई चलती है। तो ये है एक्सेप्शंस। नाउ आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ गांव में हुए या फिर किसी सिटी में हुए, रिलीजन क्या है आपका, डिफरेंट रिलीजन्स, तो इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड फिर आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो इसके एक्सेप्शंस मैं बताना भूल गई। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे कि वीमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं, बस में या फिर ट्रेन में कहीं भी जाओ तो रिजर्वेशन रहता है। चिल्ड्रेंस, SC, ST, OBCs वगैरह, तो ये सब थोड़े बैकवर्ड में आ गए हैं, तो इनके लिए रहती है एक्सेप्शंस। तो इनका जैसे कि लेवल थोड़ा कम है, तो हमें उन्हीं को एडवांसमेंट करना है उनके लेवल का, सो ऐसा दिया गया है। बट हाँ, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो क्रीमी लेयर हैं OBCs में, उनको हटाओ। जिससे क्रीमी लेयर हो गए जिनके पेरेंट्स बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स वगैरह, तो वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनके मतलब बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सब कुछ मिल रही है, एंड देन फिर तो वो क्रीमी लेयर में आ गए। तो उन सबको हटाना है, ताकि जो मतलब रियल में जो बैकवर्ड है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके इक्वल में आने का। नाउ आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आर्टिकल 16 ये बोल रहा है कि सरकारी नौकरी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि SC, ST, इन सब के लिए रिजर्वेशन तो है ही, तो वही हो गई। नाउ आर्टिकल नंबर 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत, जैसे कि वो मतलब कोई बैकवर्ड, बहुत ही नीचे कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हाँ, उसको देखकर हम लोग छुआछूत नहीं वो हमारे घर नहीं आ सकते, ऐसा वैसा, तो उसी से रिलेटेड है। एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कोई राजा, किसी के मतलब पहले तो ये चलता था ना कि राजा ये सब होते थे, तो किसी के ग्रैंडफादर्स मतलब बहुत ग्रेट किंग वगैरह रहे, तो वो अपने नाम के आगे कोई भी मतलब बड़े टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स, और भी टाइटल्स है जैसे भारत रत्न, ये सब का यूज़ नहीं कर सकते। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग कुछ सर्टेन राइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो ये क्या क्या है? जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। फ्रीडम है आपको फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़,
मतलब आपको फुल फ्रीडम है, आप कुछ भी मतलब कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियंस कर सकते हो। एंड फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको फुल फ्रीडम है, आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, सेम मतलब आपको कहीं पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट पे आपको मतलब फ्रीडम है रहने की। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, आपको मतलब फुल फ्रीडम है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो एंड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। नाउ आर्टिकल नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जैसे कि आपने कोई गुनाह कर दिया, अब आपको उसकी सज़ा मिलनी है, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन वाले अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ना मुझे भी इसमें थोड़े डाउट्स आते हैं, और ये 2 तो ईजी है। तो नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब आपने कोई गुनाह कर दिया तो सज़ा वही मिलेगी जो लॉ में होगी, कोई और सज़ा नहीं मिल सकती आपको। और भी डिटेल्स में है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता दी। नो डबल जियो पार्टी, मतलब कि एक गुनाह के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती, या फिर 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ऐसा कुछ है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे कि आपने कोई गुनाह किया बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप उस गुनाह को एक्सेप्ट करो, आप अपने आप को फुल प्रिटेंड कर रहे हो तो कर सकते हो। नाउ आर्टिकल नंबर 21, ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट्स टू शेल्टर, राइट टू लिवलीहुड, बहुत सारे हैं और भी। एंड राइट टू एजुकेशन भी इसी के अंदर आते हैं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A, आर्टिकल्स ऐसे भी चलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 21A है जिसमें राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री भी है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा है। एंड हाँ, राइट टू प्राइवेसी, इसके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हाँ वो भी इसी आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, मैंने बहुत सारे बताए हैं, उतना तो मुझे याद भी नहीं है, हाँ बट बुक में इन डिटेल्स में होगा, तो आप एक बार रीड कर लेना उसको। नाउ आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन मीन्स आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है आपके पास। सपोज़ इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है तो पहले आपको डायरेक्ट यूं ही मतलब रैंडम उठाकर जेल में नहीं डाल सकते, आपको पहले उसको इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ आपने ये गुनाह किया है, इसकी वजह से आपको मैं अरेस्ट कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ है। एंड हाँ, और इसके लिए आप कोई भी अपने लॉयर या लीगल हायर कर सकते हो। एंड सेकेंड ये है कि आपको अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाया जाएगा। और हाँ, इसका कोई फ़िक्स टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट आप कहीं गांव पे हो और मजिस्ट्रेट कहीं अलग है, मतलब दूर गया हुआ है, तो ऐसा कोई फ़िक्स टाइम लिमिट नहीं होता है। तो हाँ, इस आर्टिकल के अंदर ये है। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर भी 4 आर्टिकल्स इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि ह्यूमन का कोई भी जैसे खरीद बिक्री नहीं कर सकते, और हाँ फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते जैसे कि चिल्ड्रेन से, क्योंकि ये प्रोहिबिट है, मतलब बिल्कुल भी बंद है। जैसे कि होता है ना वीमेंस का, चिल्ड्रेन का, ये सब का ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि हाँ वीमेंस एंड चिल्ड्रेन का ही, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लिखा है, किसी भी ह्यूमन का ये करना नहीं है।
एंड फोर्स लेबर। बेगार, बेगार क्या होता है, हम लोग सुनते हैं बेगार बेगार, तो इनवॉलेंट्री वर्क विदाउट पेमेंट्स, मतलब कि वो काम करना नहीं चाह रहा फिर भी आप उससे काम करवा रहे हो और विदाउट पेमेंट, तो उसे कहते हैं बिगर। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जैसे कि चिल्ड्रेन के एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज एंड एज उसकी बिलो 14 हो चिल्ड्रेन की, कोई भी हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कोई भी वो क्रैकर्स वगैरह बनाने वाली कंपनी में आप चिल्ड्रेन से काम नहीं करवा सकते हो। 2016 में एक प्रपोजल आई थी पार्लियामेंट की तरफ से, तो उसमें ये था कि टू कंप्लीट बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स एक्सेप्टेंस फैमिली बिजनेस। हाँ, अगर कोई फैमिली बिजनेस है, दुकान वुकान है, तो वो एक अलग केस है, बट आप ये नहीं करवा सकते। तो इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स की होती है एंड 50 के फाइन रहते हैं। तो इट्स दैट्स इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन के बारे में है। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ेंगे। इसमें भी 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27 एंड 28। तो आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन। आपको फुल फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन को फ्रीली आप अपना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हो। नाउ आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपको फुल फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजियन के अफेयर्स को फुल मैनेज कर सकते हो। एंड आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सपोज़ कहीं पे कोई रिलीजियस मीटिंग या फिर कुछ हो रहा है, तो आपको फुल फ्रीडम है, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो, उसको अटेंड करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज़ कोई भी आपको फोर्स्ड नहीं है कि हाँ वो रिलीजन प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रही है तो आपको उसको अटेंड करना है एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको फुल फ्रीडम है। आप रिलीजन से अफेयर्स में आपको, आप जिस भी रिलीजन से चाहो, अगर आप जैसे ऐसा है कि बाय बर्थ अगर आप किसी अदर रिलीजन में हो, आपको फिर इन फ्यूचर कभी लगे कि हाँ मुझे किसी अदर रिलीजन में जाना है, तो उसके लिए भी आपको फुल फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो। तो नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। ये बहुत शॉर्ट है तो मैं इसको बता देती हूँ। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये दोनों आर्टिकल्स माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या, जैसे कि सपोज़ एक जगह है, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड मुस्लिम कम है, तो वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हो गई। या फिर एक प्लेस है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड हिंदू की कम है, तो वो फिर हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हो गई। तो ऐसे लोगों को के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिश या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये माइनॉरिटीज़ के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। संविधान में सुधार करने की भी राइट्स हमारे पास होती हैं, नॉट हमारे पास, जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास। तो इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 32। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या है। तो द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का खंडन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जाना होगा, देन उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसको बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है आर्टिकल नंबर 32 को। एंड सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। एंड आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। आर्टिकल 226, हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। जहाँ पे आर्टिकल
32 आएगा, वहाँ पे 226 आएगा ही आएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड है। Now article number 33, Parliament power to modify the application of fundamental rights, armed force, police force, intelligence organization। आई थिंक आपको ये समझ नहीं आया होगा। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों के लिए एक अलग मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को फुल फ्रीडम दे दी जाती है, जाके कहीं भी जाके कुछ भी करो, कोई भी सीक्रेट मतलब कहीं पे भी लीक कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। जो इनके अंदर की बातें रहेंगी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए इन लोग के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस आर्टिकल का ये मतलब हुआ। आर्टिकल नंबर 34, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स वाइल मार्शियल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया। सारे राइट्स कैंसिल कब, जब मार्शल लॉ लग जाएंगे किसी भी एरिया में। आर्टिकल नंबर 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट। ये बोलता है कि अगर हमें ये सब करना है तो इसके लिए हमें कानून बनाने के लिए प्रोविज़न भी होने चाहिए। नाउ this topic is very important, सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होते हैं? तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। फर्दर हम लोग इमरजेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे, 3 टाइप्स और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, बट यहाँ पे आप ये याद रखना, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट कर देते हैं तो देन द 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। और ये कब होता है? इफ़ अगर सिचुएशन कोई वॉर की हो गई या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, आर्म्ड रिबिलियन हो गया, देन नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो अंडर आर्टिकल 19 ये 6 राइट्स हमारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। 44th Constitutional Amendment Act 1978, the suspension of Articles 20 and 21 has been prohibited under any circumstances। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 मैंने प्रीवियस में बताया है, तो वो नहीं सस्पेंड हो सकते, उनका सस्पेंड प्रोहिबिट किया गया है किसी भी सर्कमस्टांसिस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स के लिए नहीं है? तो अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स। तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30 मैंने पहले बता दिया है। हर आर्टिकल्स को मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को बैक करके आप देख लो। एंड यहाँ पे है अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। सिटीजन्स के लिए तो है ही, बट फॉरेनर्स के लिए भी हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 28, ये बहुत इजी है, आपको बस इतना याद रखना है। 20 से 28 में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs क्या होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स कंपलसरी है, जैसे कि मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अनटचेबिलिटी, बहुत सारे हैं, मैंने मतलब पीछे बताया भी है। तो DPSP क्या है? ऑप्शनल है, अपनी चॉइस पे है। आप हमें तो जैसे कि हमारे पास अधिकार तो आ गए कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए, तो क्या हम उसे ही इंजॉय करते रह जाएंगे? हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनके कर्तव्य, जैसे कि हमें
राइट्स मिले तो हमें भी तो कुछ करना है ना, तो वही है डीपीएसपीज़। तो डीपीएसपीज़, चलिए सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव कैसे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में हमें ऐसे बताया गया ना कि हमें ये नहीं करना है, ये बैन है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ है। और डीपीएसपीज़ में बताया गया है कि सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो डीपीएसपी में बताया गया क्या ये करना है, इसको पॉजिटिवली करना है और जितने अच्छे से हो सके वैसे करना है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है एंड डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, ये अपने ऊपर है, आप करो ना करो। प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये वेलफेयर इंडिविजुअल्स के प्रोमोट करता है, ये प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है एंड ये इस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है डीपीएसपीज़, और वो आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। तो डीपीएसपी क्या होता है मैंने पहले भी बताया। देखिए जैसे हमारी सरकार ने हमें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ राइट्स दिए हैं हमें, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। भारत देश में कहीं भी हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी रहने सहने का, बसने का, मतलब सारा अधिकार है हमारे पास। इसी तरह अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमें अपने अधिकारों को अपना लिया और अपने कर्तव्य को भूल गए। उसी तरह से अपने देश के प्रति हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि हमें फॉलो करने रहते हैं। तो वही है डीपीएसपीज़। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि हमने इस चीज़ को मतलब कहाँ से लिया है। तो ये डीपीएसपीज़ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और मैंने पहले फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग मुझे उसका कमेंट करके बताना कि फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। बिकॉज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नाउ नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डीपीएसपी को बाय भीमराव अंबेडकर जी। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, philosophy and soul of the constitution. Conscience of the constitutions aims that the state should strive to achieve. कुछ रूल्स होती है, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमारे स्टेट को अचीव करनी चाहिए। सिस्टर पार्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है। ओनली इंस्ट्रक्शंस है, मैंने पहले भी बताया कि ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स, इफ़ अगर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज़ को एक साथ रखे जाए तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ओके नाउ ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है डीपीएसपीज़ के प्रिंसिपल, जैसे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। गांधीयन डीपीएसपीज़ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि मतलब गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर भी आते हैं वो आर्टिकल्स, जैसे कि नॉन वायलेंस हो गए, कॉटेज, ये वाले हो गए। तो वो सब आप देख लेना, मैं उतना इन डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये मतलब एक रिवीजन पर्पज़ से ये नोट्स हैं, तो इन शॉर्ट में ही है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपीज़ के आर्टिकल्स। तो 37 मैंने पहले भी बता दिया कि इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अभी पहले कि डीपीएसपी क्या है, कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं। और तो ये आर्टिकल्स 36 से 51 तक हैं और 36 एंड 37 उसमें डीपीएसपी के बारे में ही है, तो वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। आर्टिकल 38 एंड 39 से मैं लिखी हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 38। तो ये क्या बोलता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जैसे कि हमें सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो सके। एंड फिर आर्टिकल नंबर 39 ए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, गुड होना चाहिए, और क्या। आर्टिकल नंबर 39 के बी में है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कोई रिच है तो उसी के पास सब कुछ है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन, पैसा, ये सारी मतलब सभी में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास बहुत पैसा है, एक के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे कि अगर सेम काम कोई दो लोग कर रहे हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वली पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेल है तो उसको ज़्यादा पे मिलेंगे और फीमेल है तो कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि मतलब फीमेल्स को पे कम मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए। एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स इज स्ट्रेंथ। नाउ आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो ये विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज करना, मतलब ये एक गांधीयन प्रिंसिपल में भी आती है। मैंने बताया था डीपीएस बेस के मतलब सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएगी बिकॉज ये गांधी जी के प्रिंसिपल में आती है। एंड आर्टिकल नंबर 41, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस के लिए राइट टू वर्क एंड एजुकेशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 42, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, जैसे कि कोई भी मतलब कहीं पे भी कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन होने चाहिए, अच्छे फूड्स होने चाहिए रहने के, और सब कुछ के अच्छे मतलब कंडीशन होने चाहिए ताकि वहाँ पे कोई वर्क कर सके। आर्टिकल 43, प्रोमोट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 45, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। ये मैंने पहले भी बताया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये वाले ऐड हुए थे, मैंने पहले आर्टिकल्स में बताए हैं, तो वो आप देख लेना। आर्टिकल नंबर 46, प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज़। एसटीज़ के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोमोट करना। एंड आर्टिकल नंबर 46, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स, मतलब इसको प्रोहिबिट करना, बट ऐसा नहीं होता है। क्या डीपीएस पे होता है कि अपने ऊपर है, आप ऐसा कोई करता है? अभी भी तो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब वगैरह ये सब पी लेते हैं, बिकॉज़ ये सब इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स हैं, तो इसको मतलब नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग करते हैं। आर्टिकल नंबर 48, प्रोहिबिट्स द स्लॉटर ऑफ कॉज एंड कैफ्स। आर्टिकल नंबर 49, प्रोटेक्ट्स ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, जितने भी मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन। आर्टिकल 51, प्रोमोट्स द इंटरनेशनल पीस, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब अलग मतलब जो भी अलग कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ये बताता है आर्टिकल नंबर 51। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। Directive principle added by different constitutional amendments. The directive principle added by 97th Constitutional Amendment Act 2011. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, 97th Constitutional Amendment Act कब हुए? तो 2011 में। मैंने इस टाइप से नोट्स बनाए नहीं, ये नोट्स ज़्यादा फैक्चुअल है, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे तो मतलब अगर लिखने जाओ तो बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट नोट बनेंगे इन सब टॉपिक पे, बट मैंने यहाँ पे नोट्स को शॉर्ट एंड सिंपल रखा है बिकॉज रिवीजन में ऐसे नोट्स हेल्पफुल रहते हैं और इजी रहते हैं, और यहाँ पे ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे भर के लेंदी नहीं बनाई हूँ नोट्स को। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 43 बी, प्रोमोट्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्या करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोमोट्स करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978। तो इसमें है आर्टिकल 38A, स्टेट शुड स्ट्रीव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। जैसे कि इनकम आता ना कि मतलब बहुत कम किसी लोगों का, किसी का बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें इक्वलिटी आनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इनकम में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें 4 है, तो 39A, फ्री लीगल एड, दैट्स
जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे जस्टिस। 39F यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब यूथ को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। 48A टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। एंड नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड पार्ट 4, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो पार्ट 4 से बाहर है, तो वो यहाँ पे 3 है, 350A, 351 एंड 335। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो 350A में टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर्स टंग टू द पीपल ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि माइनॉरिटीज़ के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना उनके मदर टंग में। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल्स में। आर्टिकल नंबर 351 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज एमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन की ड्यूटी है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना एमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल नंबर 335 टू अपॉइंट्स पीपल ऑफ SC and ST इन द यूनियन स्टेट सर्विस, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो भी पीपल्स हैं तो उनको यूनियन और स्टेट सर्विसेज में अपॉइंट करना, ये बोल रहा है। अगर आप लोगों को मेरी नोट्स अच्छी लगे तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या फिर अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली DM करके ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।